अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। हमेशा की तरह अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वैसे तो आज जुम्मा है और आप सबको जुम्मा मुबारक, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों के भी छुट्टियां ही चल रही हैं। मंडे से ही सब कुछ स्टार्ट होगा। आजकल जुम्मा, हफ्ता, इतवार, मंडे सब कुछ मिक्स हुआ हुआ है। उसकी वजह यह है कि छुट्टियों को लोग एंजॉय कर रहे हैं। लॉन्ग वीकेंड आ गया था तो कोई अंदाजा नहीं कि आज कौन सा दिन है। खैर, आज है 4 अप्रैल का दिन। 4 अप्रैल जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक तरीन दिन समझा जाता है, जब साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी में तख्तादार पे लटकाया गया 1979 में। जी एग्जैक्टली 40 साल कबल ये हुआ था। और उस वक्त मेरे ख्याल है पाकिस्तान की अगर जमहूरी तारीख की बात की तो पहले इलेक्टेड वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनके साथ ये जुल्म और बर्बरियत हुई। और आज उनका दिन बनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में न्यायती अकीदत और एहतराम से। इसके साथ मैं आपको ये भी ऐड कर दूं हसनैन के लास्ट पिछले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि जो ट्रायल था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का वाज अनजस्ट, वो एक मुनसिफाना ट्रायल नहीं था और इस हवाले से फैसला भी आया है पिछले साल। और इस हवाले से जिस तरह मैं आपको बता रहा था, आज पूरे पाकिस्तान में आपको न्यूज़ चैनल्स पे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस हवाले से बात तो हो रही है, लेकिन साथ साथ जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट की बात करूँ, उन्होंने आम तातील का ऐलान भी किया। और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग आज अपने अपने अंदाज में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश और नो डाउट वो बहुत ही एक अजीम लीडर थे, मुदब्बिर थे और हकीकी नुमाइंदा थे अवाम के, नजर आता था। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक खबर देता चलूं। खबर ये है कि गजल की खबर दुरुस्त साबित हो चुकी है। जिस तरह कल मेरी आप बातों को सीरियस ही ना मान रहे थे। मैं आपको क्रिकेट की खबर देता हूं और वो दुरुस्त साबित हो जाती है। इसी तरह से कल गजल से हमने पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या कुछ रिलीफ देने जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा था कि आपको बिजली में रिलीफ मिलेगा। और मेरे ख्याल प्राइस भी आपने बताई थी कि 5-6 रुपए की ऑफर बताई थी, लेकिन आपसे 1 रुपया ज्यादा ही 7 रुपए 41 पैसे आम सारिफिन के लिए, दूसरे सारिफिन के लिए आई थिंक। लेकिन हम आगे चल के इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको ये बता दें कि मेरी खबर दुरुस्त हो चुकी है, जिसको अब हसनैन ने मान लिया। और कल मुझे ये कह रहे थे कि ऑन एयर क्लिप चलाएंगे अगर आपने आपकी जो है प्रैंक हो गया तो। लेकिन आज देखिए हम आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो जी आगे चलकर हम इस पे बात भी करेंगे, लेकिन अभी हम सोशल स्टोरीज को डिस्कस करते हैं और सोशल मीडिया की बात करते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक बहुत ही ज्यादा हैरानकुन वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें एक लड़की है वो ऑक्टोपस को खाने की कोशिश कर रही है और जब उसने उसको रेजिस्ट किया तो उसने उसके ऊपर हमला कर दिया ऑक्टोपस ने और उसको चिमट गया। ऐसे चिमटा के ऐसे तो होता है, ऐसे कामों में होता है। और मतलब आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप खाना पीना छोड़ के ऑक्टोपस को खा रहे हैं? ये एक तजुर्बा था जो वो करना चाहती थी, लेकिन एक ड्रोना ख्वाब था, मतलब उससे भी कम नहीं था अगर आप देखें। और वीडियो में वाज़ेह तौर पर ये देखा जा सकता है जैसे ही लड़की ने ऑक्टोपस को खाने की कोशिश की, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, उसकी वो अचानक से मज़ामत करने लगा और उसके चेहरे से चिमट गया। ये वीडियो में आप इस वक्त देख सकते हैं। और ऑक्टोपस ने अपने सख्त बाजुओं की मदद से लड़की की जिल्द को पकड़ा और उसे जाने की कोशिश की, मगर वो अपनी गिरफ्त इतनी ज़्यादा मजबूत किए हुए था कि वो उसने नहीं छुड़वा सकी लड़की ऑक्टोपस को। और इस मंजर ने देखने वालों को भी हैरान कर दिया, परेशान कर दिया और ये वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये वाकया ना सिर्फ हैरानकुन था, बल्कि इसमें एक सबक ये भी है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप जब भी कुदरत की किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही मुश्किलात पैदा करती है। जिस तरह से जिंदा खाने की कोशिश कर रहे हैं आप उसको। एग्जैक्टली। तो ये इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि कुदरत की जो भी चीज़ें आप उनके साथ जो उन्होंने कुदरत ने कवानीन बताए हुए ना, वो कवानीन मद्देनजर रखते हुए आप छेड़छाड़ करेंगे तो ठीक होगा, लेकिन इसके अलावा अगर करेंगे तो आपको ये महंगी पड़ सकती है। और जंगली मखलूक को इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, वरना कभी कभी शिकारी पर भी भारी पड़ सकता है। माहिरीन का कहना है कि समुद्री हयात को छेड़ने के बजाय इनका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि वो अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये वीडियो हमें याद दिलाती है कि कुदरत की हर मखलूक अपनी बका के लिए लड़ने की सलाहियत रखती है और इंसान को इसका एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल जाहिर है, अब उनको तो नहीं पता कि आप इंसान हैं या कौन है, उन्होंने तो अपना सेल्फ डिफेंस करना ही है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस करते हैं कि आपकी जगह या मेरी जगह भी कल यहाँ पे रिपोर्ट बैठे होंगे, मॉर्निंग शो कर रहे होंगे, पूरी दुनिया में भी इसी तरह से डिफरेंट इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो वहाँ पे रिपोर्ट्स रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से भी अब दुनिया बहुत सारी काम कर रही है और एक बड़ी हैरानकुन तजवीज़ सामने आई है माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की जानिब से। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स पर भी अब टैक्स लगाया जाए जो इंसानी मुलाजमतों की जगह ले रहे हैं। अच्छा, टैक्स क्यों लगाया जाए? बड़ी जबरदस्त बात होगी। उनका कहना है कि इस टैक्स से हासिल होने वाली रकम को बेरोजगार अफराद
की बहाली के लिए इस्तेमाल किया जाए और उनके लिए नए हुनर सिखाने के मंसूबों पर इस रकम को खर्च किया जाए। ये तजवीज़ इस बढ़ती हुई ऑटोमेशन के तनाज़ुर में दी गई है जो सनतों में तेज़ी से इंसानी अफरादी कुव्वत की जगह ले रही है और काम करने के रवायती तरीकों को बदल दिया है इस तमाम तर रिपोर्टिंग से। और जिस तरह हम रोजाना डिस्कस करते थे ना कि रोबोट हर जगह मौजूद होंगे, आप टैक्स लगा दें ताकि उनको पता चले कि जो बनाने वाले हैं वो भी ना बनाएं। और बिल गेट्स के मुताबिक अगर रोबोट्स पर टैक्स लगाया जाए तो उससे टेक्नोलॉजी की तरक्की होगी, समाजी जिम्मेदारी के दरमियान एक बैलेंस जो होता है वो कायम हो जाएगा। और उनका मानना ये भी है कि इस इकदाम से ये यकीनी बनाया जा सकता है कि ऑटोमेशन का फ़ायदा सिर्फ सनतों को ही नहीं होगा बल्कि आम लोगों को भी इसके असरात जो होंगे वो जाएंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। और ये तजवीज़ मुस्तकबिल में रोबोट्स के बढ़ते हुए किरदार के हवाले से भी एक अहम सवाल खड़ा करती है कि क्या मशीनों को भी अब जो हमारा माशी निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए किसी न किसी हद तक कोई ना कोई हिस्सा डालना पड़ेगा। तजवीज़ अच्छी है कि आप हर जगह पे अगर रोबोट से काम लेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगाए और हाँ इंसान भी टैक्स देते हैं। उस टैक्स से वो जो लोग बेरोजगार हुए उनकी फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए, दैट इज़ वेरी गुड। और ये मेरा ख्याल है कि बिल गेट्स एक बड़ा दिमाग है तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। ऐसा ही है। और जी अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको एक और साइंस की दुनिया से खबर देंगे कि साइंसदानों ने एक इनकलाबी पेशरफ्त की है जिसमें एक ऐसा मॉलिक्यूलर स्विच दरियाफ्त किया गया है जो कैंसर के खुलियों को दोबारा सेहतमंद खुलियों में तब्दील कर सकता है। और ये जो दरियाफ्त की गई है कैंसर के इलाज के हवाले से एक नई उम्मीद की किरण भी है। जो लोग कैंसर में मुब्तला होते हैं, किसी भी तरह का कैंसर हो, तो वो समझते हैं कि शायद कैंसर के बाद हमारी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है या फिर एक फाइनल स्टेज आएगा उसके बाद हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन दुनिया में अभी ऐसे कारनामे या फिर ऐसी इजादात हो रही हैं जिससे हर इलाज मुमकिन है। जनूबी कोरिया के मुहक्किकीन की कामयाबी के साथ एक ऐसा तरीका उन्होंने दरियाफ्त किया जिसके जरिए कैंसर की खुलियों को दोबारा सेहतमंद हालत में वापस लाया जा सकता है। और वो ये कहते हैं कि मखसूस मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को मुतहरिक करके खुलियों के कैंसर ज़दा होने के अमल को हम पलट सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और ये पेशरफ्त साइंसदानों को एक ऐसा मौका फराहम करती है जिसमें वो खुलियों के बीमार होने से पहले ही मुदाखलत कर सकते हैं ताकि उन्हें मुस्तकिल तौर पर कैंसर ज़दा होने से बचाया जा सके। माहिरीन के मुताबिक अगर इस तरीक़ाकार को अमली तौर पर मौसर तरीके से अपनाया गया तो ये कैंसर के इलाज में एक नया बाब खोल सकती है। और ये तहकीक कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की नई रोशनी है क्योंकि अगर ये तरीका इलाज के तौर पर कामयाब हो गया तो लाखों जिंदगियां बच सकती हैं और जो कैंसर सर्वाइवर हैं उनकी जिंदगी और ज्यादा आसान हो सकती हैं। इंस्टेड के उनको कीमो से जाना पड़े, नया एक इलाज भी मुतारिफ हो सकता है। कैंसर का इलाज भी आपको पता है कि कितना ज्यादा महंगा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं सऊदी अरब से एक जबरदस्त खबर। अच्छा गजल, सऊदी अरब जब से विजन 2030 की बात की जाए ना उसकी तरफ जा रहा है तो सऊदी अरब में बहुत ज्यादा आपको जिद्दत नजर आ रही है। वहाँ पे खवातीन की ड्राइविंग करते हुए आपको वीडियोस नजर आएंगी, इसके अलावा कॉन्सर्ट होते हुए नजर आएंगे, फिर फुटबॉल वर्ल्ड कप अगले आने वाले चंद सालों में आपको वहां पे होता हुआ नजर आएगा। इसी हवाले से की तरफ जा रहा है बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसे है। इसी हवाले से सऊदी अरब ने एक नया और इनकलाबी मंसूबा पेश किया। अच्छा। जिसके तहत वो सुर्ख समुंदर में ऑक्टेगन शक्ल का एक तैरता हुआ शहर बनाएंगे। अच्छा। और ये मंसूबा सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। और इसका मकसद सऊदी अरब की मईशत को ज्यादा मजबूत करना है। और ये शहर जो नया शहर वो बना रहे हैं न्योम सिटी, उसके मंसूबे का एक अहम जुज़ है जो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सनती शहर बनने की सलाहियत रखता है। ऑक्टेगन शहर की मुनफरिद शक्ल 8 कोनों वाली होगी और इसका निस्फ हिस्सा समुद्र पर फैला होगा। अच्छा। और इस शहर में एक जदीद बंदरगाह भी होगी, लॉजिस्टिक होंगे, डिफरेंट सेंटर्स होंगे और जो डिफरेंट सहूलियात होती है और भी समुद्री वो वहाँ पे मौजूद होंगी जो आलमी तिजारत को फ़रोग देने में मददगार साबित होंगी। एग्जैक्टली। और जो आप बता रहे हैं मैं तो मुसलसल स्क्रीन पर देख रही थी और ये पिक्चर देख रही थी कि किस तरह से इसकी शेप है। आप भी इस वक्त देख सकते हैं जिस तरह से आपने बताया कितने इसकी शेप्स होंगी, किस तरह की कितने कोने होंगे। और आपको पता है कि ऑक्टेगन शहर की तामीर से सऊदी अरब के लिए आलमी सतह पर तिजारती रास्तों में भी उसकी अहमियत में भी इजाफा होगा। ज़ाहिर है फिर लोग आते हैं तिजारत के लिए, सनती मराकज़ बनाने का इम्कान भी पैदा होगा। फिर सऊदी अरब की जो मईशत है उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने के लिए ये मंसूबा एक बहुत मतलब आप कह रहे हैं कि संगे मील साबित हो सकता है। और इस मंसूबे के बारे में कुछ सवालात भी हैं, वो ये हैं कि जिस तरह से ये मंसूबा पहले भी मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना कर चुका है तो क्या अब ये बर वक्त मुकम्मल हो सकता है या फिर नहीं, इस पर सवालात उठ रहे हैं। फिर भी अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो ये सऊदी अरब की तरक्की की राह में एक बहुत बड़ा और अहम कदम होगा। बिल्कुल ऐसे। और सऊदिया हमने देखा है
कि इस तरह के बहुत सारे काम कर रहा है जिसमें वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था दुबई, वो ऑलरेडी डिजिटलाइज हो चुका है दुबई का। तो मैं ख्याल है कोई विजन 2030 ये है कि वो अपनी तमाम तर इकोनॉमी को, अपने तमाम तर ऑफिस को पेपरलेस कर देंगे, पेपर इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह से सऊदीया भी उसी डगर पे चल पड़ा। एक तो उनकी तेल वाली इनकम थी जो ऑयल से आती थी, जो डीजल से, पेट्रोल से वो पैसे कमाते थे। अब उन्होंने एक पैरेलल वे, जिसको टूरिज्म आप कह सकते हैं, उसको फरोग देने की कोशिश की गई है। और किसी तरह से वो चाहते हैं कि जो दुनिया आपकी दुबई जाती है वो सऊदीया का रुख करे और वहां पे उसको तमाम तर फैसिलिटीज मिले। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये अपने कल्चर से भी दूर हो रहे हैं, जैसे कि ये बातें भी की जा रही हैं। लेकिन लेट्स सी, अपनी मुल्क की जो आपको ये कह लें कि खद्दो हाल है, उसको देखना भी जरूरी होता है। और उसको जिस तरह से आप तरक्की दे सकते हैं, आपने उस हवाले से काम तो करना ही है। बिल्कुल ऐसे हमारी तरह नहीं है कि हम पीछे पत्थर के जमाने में जा रहे हैं, कम से कम वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। बिल्कुल, अल्टीमेटली हमारे यहाँ अगर किसी स्कॉलर के साथ बैठेंगे तो वो तो इस पे भी कुछ ना कुछ फतवा लगा देगा कि ये गलत कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन हमारी तरह नहीं है, कम से कम वो तरक्की जरूर करे। खवातीन औजाद, यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। पीएम साहब का ये कल स्पीच की गई थी, जिसमें उन्होंने बात की है कि किस तरह से बिजली सस्ती की गई है, आम सार्फिन के लिए भी किसको कितना फायदा होगा। और पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त कई बड़े चैलेंजेस का भी सामना है, जिनमें महंगाई है, तवानाई के निर्ख हैं, या फिर आलमी तजारती दबाव भी शामिल है। और हाल ही में हुकूमत ने बिजली की कीमतों में जिस तरह से कमी का ऐलान किया, ये भी काबिल सताइश है, जिस पर मिला जुला रद्द अमल भी सामने आया। और दूसरी जानिब आपको पता है कि अमरीका टैरिफ जैसे आलमी जो अवामिल हैं, उसमें भी जिस तरह से हमारे मेरे ख्याल से 29% जो है वो बरामदात पर असर डल सकता है। और इन तमाम तर मामलात पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। और कल पीएम ने कहा था कि जब हमने इक़्तिदार संभाला तब आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट का शिकार था मुल्क, होने वाला था, बातें की जा रही थी। फिर हम IMF के प्रोग्राम में नहीं थे, कारखाने चलाने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन अब जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी माशत जो है वो संभल, अल्लाह का करम है। इसी मामले में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कैस असलम साहब मौजूद हैं, मईशत हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सबसे पहला सवाल यही होगा, आज क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इसके हवाले से बात हो रही है, बिजली के निर्खों में कमी की गई है, इसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कल कौम से खिताब भी किया। उन्होंने खिताब में बताया कि हम जब आए थे तो बिजली इतने की थी, अब बिजली सस्ती कर दी गई है घरेलू सार्फिन के लिए भी और कमर्शियल जो सार्फिन है उनके लिए भी। कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? शुक्रिया ABN। मेरा ख्याल है कि खासा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पिछले साल तो जो निचले तबके के लोग थे वो पंखा भी नहीं चला सक रहे थे, और मिडिल क्लास के लोग AC नहीं चला सक रहे थे, या फिर ये चलाते थे तो बच्चों की फीस देनी मुश्किल हो जाती थी। तो आई थिंक सिग्निफिकेंट है। 3 रुपए पहले किया गया, 7 रुपए कुछ पैसे अब किया गया, तो 10 रुपए कुछ पैसे का है। ये शायद मई से होगा इसका इतलाक। अभी तक नोटिफिकेशन उस तरीके से तो नहीं आया, बट एट द सेम टाइम यस, इंडस्ट्री के लिए भी ये कुछ 8 रुपए के करीब है, 7 पॉइंट समथिंग। तो छोटे कारोबारी लोगों को भी कोई सहूलत मिलेगी, कोई चीज़ें चलेंगी। मगर ये पैसे हुकूमत पेट्रोलियम से निकाल रही है, तो वहाँ शायद 10 रुपए महंगे हो जाएगी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो आप एक हाथ से ले रहे हैं, एक से दे रहे हैं। तो बट एट द सेम टाइम ये पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट है कि IPP से भी गुफ्तगू की है, IMF भी मान गया है बड़ी रिलक्टेंटली इस सारे में। तो मैं तो इसको एक पॉजिटिव स्टेप भी कहूँगा चीज़ों को। मगर जब तक आप बिजली बनाने वाले जो हैं IPPs, इनका कंपटीशन नहीं कराएंगे, चीज़ें उस लेवल पे नहीं जाएंगी। बट एट द सेम टाइम शायद, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1 महीने के लिए ना हो, ये ज़रा लंबे अरसे के लिए हो, ताकि लोग अपनी कॉस्ट ऑफ बिजनेस में एडजस्ट कर सकें इसको, ये जो कमी आई है।
अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने पेट्रोलियम के हवाले से भी बात की है, अगर हम थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी की बात करें, ठीक है 3 आईपीपीस के साथ मुआहदे भी हो गए, फिर डिस्कोस को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी मैं तेल की कीमतों में कमी के हवाले से बात करूं तो उसमें रिलीफ पास ऑन करने के बजाय बिजली में एडजस्ट कर दिया गया। अब आलमी मार्केट में अगर कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं तो फिर सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी? देखें, वो अग्रीड, ये आप नहीं कर सकते कि एक एनर्जी सेक्टर में रिलीफ दें और दूसरे एनर्जी सेक्टर में चीज़ें महंगी करते हैं। आपको ओवरऑल एनर्जी जो है उसके अंदर उस मिक्स को रीडिफाइन करना पड़ेगा, उसी कॉस्ट रीडिफाइन करनी पड़ेंगी, और स्पेशली जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनाने वाले हैं विंड या सोलर या हाइडल, और हमारे पास तो न्यूक्लियर भी है, इनको मिक्स में अगर ज़्यादा कर लें और ऑयल बेस्ड जो है उसको कम कर दें तो शायद वो डॉलर का जो इम्पैक्ट है वो कम होगा इन दी इकोनॉमी। मगर लेवीज भी तो बहुत हाई हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट। गवर्नमेंट अपना जो अखराजात हैं उनको कम करने की कोशिश करे तो फिर ये रीएडजस्ट होती हैं सारी चीज़ें। इतना आसान नहीं है इन सारे को करना, क्योंकि अब आपने कम्यूट तो करना है, अपने दफ्तर जाना है, अपने दफ्तर से घर आना है, मिनिमम कॉस्ट भी जो है आपकी वो अगर मोटरसाइकिल पे हैं तो कहीं 2 लीटर पे 500 रुपए आती है। आप ये देखिए कि 37,000 जो है मिनिमम वेज, वो 1,000 कोई 125 रुपए बनती है तकरीबन रोज की। तो उसमें से 500 रुपए अगर आप निकाल दें पेट्रोल के कम्यूटिंग कॉस्ट, और इधर बिजली ऑल्दो सस्ती हुई है मगर वहाँ भी रेगुलेट हर घर करेगा। पिछली दफा तो आपको याद होगा कि भाई ने भाई को मार दिया था 300 रुपए ज्यादा आने के। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये जो मुल्क में अनरेस्ट है, इसकी बेसिक कॉज जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, और उसमें एक बेसिक चंक जो है वो एनर्जी कॉस्ट का है। गैस के ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे, वो भी शायद महंगी होगी इस सारे के अंदर, बट एट द सेम टाइम जो बिजली से चलते हैं कारखाने, जो बिजली से चलते हैं चीज़ें, वहाँ कुछ रिस्पाइट मिलेगा लोगों को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो गजल ने सवाल किया था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एक तरफ आप बिजली सस्ती कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है डॉक्टर साहब, आपको भी पता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसके सोर्स ऑफ इनकम ही कुछ नहीं है ना। वो पेट्रोल से लेवी लगा के, जीएसटी लगा के वहां से पैसे कमाते हैं, बिजली से पैसे कमा रहे हैं। बिजली का अगर फी यूनिट आपकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है तो टैक्सेस लगा के 3 लाख रुपए आती है। इसी तरह से गैस से भी वो कमा रहे हैं। मसला यह है कि यहाँ पे शायद गवर्नमेंट को भी अपने जो आमदन के जराए हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आम आदमी के ऊपर से ये बोझ हट सकता है। आप इससे एग्री करते हैं? जी देखिए, बात ये है कि इस दुनिया में 2 बेसिक इकोनॉमिक फिलॉसफीज हैं, एक चाइना की और एक अमेरिका की। बाकी तो इसके अंदर मिक्स है, हम भी करते हैं। चाइना में जो है लोगों को स्किल्स दे दी गई और अपॉर्चुनिटीज भी दे दी गई, मगर जो बाकी कॉस्ट है वो बेशक एजुकेशन की हो, बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, बेशक बिजली की हो, वो गवर्नमेंट ले जाती है। जो अमेरिकन है वहाँ कंपटीशन है गवर्नमेंट, और बल्कि अब ट्रम्प के ज़माने में तो और गवर्नमेंट अपने आप को छोटा कर रही है। तो हमें भी IMF ही कह रही है कि आप छोटी गवर्नमेंट्स रखें। जब तक आप छोटी गवर्नमेंट्स नहीं रखेंगी, आप अभी देखिए कि कितने 65 to 80 नए मिनिस्टर्स लिए हैं, जब फेडरल गवर्नमेंट 16 मिनिस्टर पे चलती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के काम है। तो जब आप, और फिर उनकी तनख्वाहें भी कई गुना बढ़ा दी गई हैं, तो वो जो कॉस्ट है वो टैक्स पेयर ने देनी है। आपकी बात सही है कि जो गवर्नमेंट के अदारे जो पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादातर सफ़ेद हाथी बने हुए हैं। ज़्यादातर वो गवर्नमेंट के टैक्स से उनको पैसा जाता है, बजाय वो गवर्नमेंट के को दें। वो बेशक स्टेट लाइफ हो, बेशक PI हो, बेशक रेलवे हो, बेशक वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग गवर्नमेंट के अदारे हों, और यूटिलिटी स्टोर्स हो एंड सच फोर्थ। करप्शन आफ्टर करप्शन आफ्टर करप्शन। तो पहले फैसले ये करने पड़ेंगे कि उनको फाल करना है, उनसे पैसे कमाने हैं, या उनको बेचना है,
और प्राइवेट सेक्टर पे टैक्स लगाना है। अब वहाँ भी तो पॉलिसीज आपकी ऐसी हैं कि रिटेल पे आप टैक्स ही नहीं लगा सक रहे, रियल एस्टेट पे आप टैक्स छूट दे देते हैं। जो है कई ऐसी जगह हैं जहाँ एग्रीकल्चर में भी यही हाल है कि आपने प्रोविंशियली कहा है कि लेंगे टैक्स। तो पहले तो आप फैसला कर लेना कि अपना घर को सही कैसे करना है, फिर आप मरातें देंगे। अब एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशनली बेस्ड जो है वो गवर्नमेंट का काम है, मगर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, एग्रीकल्चर भी प्रोविंशियल का काम है, ये जो है पानी भी और इंडस्ट्री भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के काम है, मगर पॉलिसी मेकिंग तो फेडरल गवर्नमेंट का। सो कॉस्टिंग करना बहुत जरूरी है इस सारे के अंदर, और फिर देखना है। और सोर्सेज जो आप कह रहे हैं वो तो कंपटीशन कराइए, इंडस्ट्री और बनवाने की कोशिश कीजिए, एक्सपोर्ट्स कीजिए और उनको टैक्स कीजिए और रिटेल पे टैक्स कीजिए, तो आपको कई चीजें जाहिर है डॉक्टर साहब, बीच में मसला से भी निकल यही है जाएंगी। कि जिन सेक्टर्स पर या फिर जो तबकात सलाहियत रखते हैं वहां पर टैक्स छूट दे दी जाती है और Unfortunately. गरीब जो है वो मजीद पिसता चला जाता है। और जिस तरह से अब रिलीफ दिया है 7 रुपए कुछ पैसे, पता नहीं ये चलेगा पूरा कब भी तक? होगा या चलेगा कब तक? हाँ एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर केएस असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, इकोनॉमी से रिलेट कर रहे थे और जिस तरह से जो रिलीफ दिया है पीएम साहब ने उस रिलेटेड गुफ्तगू करते। बहुत से सवाल थे लेकिन चूंकि वक्त की कमी थी तो हमने सम अप करने की कोशिश की जितना हो सकता है। बिल्कुल बात ऐसे करने की। खवातीन हो जाती हैं। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। स्टे विद बैक खवातीन वज़ात। अब हम अमेरिका के हवाले से बात करेंगे जो कि इस वक्त तमाम तो दुनिया की नज़रें अमेरिका के ऊपर हैं, तमाम तो दुनिया की नज़रें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हैं, उनकी आयद करदा पॉलिसीज़ के ऊपर हैं और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने कुछ दरामदी महसूलात बढ़ाए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। फिर ट्रंप ने जो वादे वईद किए थे कि मैं अमन लाऊंगा, अमेरिका को स्टेबल करूंगा, पूरी दुनिया के अमन की बात की थी, उस हवाले से भी हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ अमेरिका से ही सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं। अनवर साहब, थैंक यू सो मच हो जानिएगा। सबसे पहला सवाल आपसे करूंगा, अमेरिका की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से स्पेशली जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, टैरिफ लगाया गया 29% दरामदी महसूलात पाकिस्तान की बरामदात में भी लगाई गई हैं, तो इसमें मईशत पे क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान के लिहाज से भी और अमेरिका के लिहाज से भी? अच्छा, तो हाँ, ये एक सॉलिड बात है। ये आपने ये सवाल किया है। सदर ट्रंप ने कल एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन्होंने एक लिस्ट का ऐलान किया जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हैं, जिन पे नए टैरिफ्स या टैक्स आप कहें लगाए गए हैं और पाकिस्तान से आने वाली, अमेरिका आने वाली अशिया पर तकरीबन 29% टैरिफ लगाया गया है। और सदर ट्रंप ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये वजाहत की थी कि पाकिस्तान अमेरिका से जो चीज़ें इम्पोर्ट करता है उस पर पाकिस्तान ने 58% टैरिफ लगाया हुआ है, टैक्स लगाया हुआ है। तो हम भी ज़ाहिर है कोई ना कोई टैक्स लगाएंगे। हम ये तो नहीं होगा कि हमारी जो अशिया हैं जो वहाँ जाएं उन पे तो 58% टैक्स हो, हमारी तरफ से कोई टैक्स ना हो, तो उन्होंने 29% टैक्स लगाया है। अमेरिका जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पिछले साल तकरीबन $7.25 बिलियन की तजारत हुई थी और उसमें तकरीबन हमारा जो सरप्लस था 2-2.5 बिलियन शायद या $3 बिलियन का था, यानी तकरीबन 5 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें हम अमेरिका को बेचते हैं और तकरीबन 2 या 2.5 बिलियन की खरीदते हैं। तो उसकी वो ज़ाहिर वो सारी तजारत जो है पाकिस्तान के फेवर में जाती है। और अगर पाबंदी इसी तरह नाफिज हो गई तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान की अपनी इंपोर्ट जो है वो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर जो उसकी कीमत होगी उसकी कीमत में लोग उसको ख़रीदेंगे नहीं और फिर उसी कीमत में जो चीज़ें तरक्की याफ्ता मुल्कों से आएंगी और अगर हमारी कीमत दोनों की बराबर हुई तो जैसे जर्मनी से कोई बनी कोई चीज़ है या कहीं और से, तो उसकी क्वालिटी अगर बेहतर हुई हमारी चीज़ों से तो हमें कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सदर ट्रंप ने ये भी इशारा किया, आज वाइट हाउस ने इशारा किया कि हम जो टैरिफ लगा रहे हैं इसको हम निगोशिएट कर सकते हैं मुल्कों के साथ बैठ के कि भाई आप भी अपनी टैक्स में कुछ कमी करें, हम भी कोई टैक्स में कमी करें,
ताकि बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। तो मेरा ख्याल है इस पे बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे और बीच का कोई सही, ना कोई लेकिन रास्ता अनवर साहब निकल जिस तरह से आएगा। आपने कहा ना कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस नैरेटिव पर अपना इलेक्शन लड़ा था उस पर वो पूरा उतरे हैं? क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं वहां से हमें रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि जो महंगाई थी वो दुगनी हो चुकी है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज कुछ थी, अब इम्प्लीमेंट वहां पर कुछ किया जा रहा है। हम 2-3 चीजें करते हैं गलती। जब एनालाइज करने लगते हैं तो हम अपनी एनक से एनालाइज करते हैं। देखें, पहले तो ये लेबल लगाना गलत है कि मुस्लिम दुश्मन है या मुस्लिम दोस्त हैं। जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं ना, हमारे मुल्क में हर चीज को जज्बाती निगाह से देखा जाता है, मजहब की ऐनक लगा के देखा जाता है, और मुख्तलिफ दोस्ती और दुश्मनी का लेबल लगा के देखा जाता है। दुनिया जहान में जो फॉरेन पॉलिसी बनती है उनका सिर्फ एक उसूल होता है, उसके अलावा कोई उसूल नहीं होता। बाकी लिफाफे हैं जिसको पहनाए जाते हैं। उसूल होता है कि जो मुल्क जो पॉलिसी रहा है उस मुल्क को उस पॉलिसी से कितना फायदा पहुंचेगा या कितना नुकसान होगा। अमेरिका जो भी पॉलिसी बनाता है, चाहे वो आपको बज़ाहिर दोस्ताना लगे या उनमें आपको दुश्मनी नजर आए, वो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के मुफाद में होती है और अमेरिका के मुफाद में होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान पॉलिसी बनाता है और वो पॉलिसी अगर पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है तो ये पाकिस्तान की गलती है। तो ये मुस्लिम दुश्मन और मुस्लिम दोस्त पॉलिसी नहीं है। मसलन एक तरफ बज़ाहिर वो बाद मुल्क मुस्लिम ममालिक पे सख्ती कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें सऊदी अरब से ताल्लुकात में इजाफा किया है, सऊदी अरब से तिजारत में इजाफा कर रहे हैं। सऊदी अरब को जो एक अब्राहमिक अकॉर्ड्स के तहत जो मिडिल ईस्ट के मसले का हल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सऊदी अरब को उन्होंने बड़ा किरदार दिया है। और साथ ही सऊदी अरब पर भी टैरिफ लगा दिया है उसी वजह से कि भाई ये तो ठीक है, आपका किरदार भी बहुत ज़रूरी है और हम आपके साथ मिलकर मिडिल ईस्ट पे काम भी करना चाहते हैं और हम आपको लीडरशिप रोल भी देना चाहते हैं इस्लामी दुनिया में। मगर ज़रा ये देखें ना, ये तिजारत में क्या हो रहा है, इसको भी ठीक करें। तो वो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक उसूल होता है, वो होता है अमेरिका के मुफाद में वो चीज़ है या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक कह रहे हैं कि अमेरिका के मफाद में होगा तो वो करेगा अनवर, अगर अमेरिका के मफाद में नहीं होगा तो डेफिनेटली उसको हम कोई भी रंग दे सकते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं स्पेशली पीस की, अमन की बात करूं, तो डोनाल्ड ट्रंप जब भी आए थे उन्होंने बात की थी कि मैं दुनिया में अमन रहूंगा। फिर रशिया का और यूक्रेन का जो तनाज़ा था उस हवाले से तो वो काम करते हुए नजर आए, लेकिन ज़ेलेंस्की को जिस तरह उन्होंने डांटा था वो भी पूरी दुनिया में वायरल हुआ था। लेकिन इजराइल और फ़लस्तीन के मामले पे अभी तक ट्रंप उस तरह से कोई काम नहीं कर सके, कोई इकदाम नहीं उठा सके, इसकी क्या वजह है? आपने बहुत अच्छी बात की। आप जरा गौर करें सदर ट्रंप के वादों पे इंतखाबात में जो किए थे इसराइल के हवाले से। देखें, मौजूदात को हम अलग अलग करके देखें ना। आपको जो असल सवाल है वो है इसराइल के हवाले से। सदर ट्रंप इसराइल के हवाले से जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त, वही बातें उन्होंने इलेक्शन में की थी। आप इस बात में को जहन में रखें कि अमेरिका में मुसलमानों की कुल आबादी मिला के भी वोटर्स की तादाद 1% से जरा कम ही बनती है, ऊपर नहीं बनती। ठीक है, तो 1% वोटर को खुश करने के लिए कोई बड़े बड़े वादे नहीं करता। ठीक है, उन्होंने बेसिकली बाद स्टेट में मिशिगन में उनको वोट चाहिए थे, वहां उन्होंने कुछ वादे किए थे। उन वादों को प्रमोट भी को उन्होंने वो भी किया है, अपहेल्ड भी किया है। और वहां से 2 जो उनको सपोर्ट करने वाले थे मेयर, उनको सफीर बना दिया, एक को कुवैत में, एक ट्यूनिस में। लेकिन जब भी बात इसराइल की होती थी, इवन मुसलमान भी सवाल करते थे, तो वो कह देते कि अमेरिका का नंबर 1 दोस्त इसराइल है, अमेरिका इसराइल को कभी नहीं छोड़ सकता, अमेरिका इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इलेक्शन कैंपेन में भी उन्होंने कहा था कि हमें तो जो 2 रियासती फार्मूला है कि एक फ़लस्तीन की रियासत हो, एक इसराइल की, वो भी कबूल नहीं। हम सिर्फ इसराइल की रियासत को मानते हैं और हम इस जो कुछ भी करेंगे वो इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करेंगे, और वो कर रहे हैं। तो उन्होंने इसमें कोई झूठा वादा नहीं किया था। आप एक बात को ज़हन में रखें कि इसराइल यानी यहूदी जो है वेस्ट में, अमेरिका और यूरोप में 1000 साल से रह रहे हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। उससे पहले से बल्कि, और बहुत जुल्म सहे इन्होंने, बड़ा कुछ इनको बहुत इनको यहाँ मार पड़ी है। फिर देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कुछ हुआ, ये सारे इस हवाले से मगरिब में रिपब्लिकन हो कि डेमोक्रेट्स हों, लेबर हों कि कंजर्वेटिव हों, बरतानिया में या फ्रांस में, कहीं भी कोई भी हो, दोनों हलकों में एक हमदर्दी है
यूरोप ये समझता है कि हमने इनके साथ बड़ी ज्यादती की, अब हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए। तो वो सपोर्ट आपको चाहे हुकूमत किसी की भी हो नजर आएगी। मगरिब की पॉलिसियां प्रो इसराइल होंगी, प्रो मुसलमान नहीं होंगी। और जो हालिया वाकयात हुए हैं 9/11 और उसके बाद से एंटी मुस्लिम फीलिंग्स इन माशरों में फैली है। तो अगर किसी कोई मुसलमान की हमायत का नारा लगाएगा यहाँ, जी तो वो उसूलन तो लगा सकता है कि मुसलमानों के साथ बिल्कुल ज्यादतियां हो एग्जैक्टली रही आप हैं, दुरुस्त लेकिन उसको फरमा रहे हैं अनवर सियासी साहब, मफाद को लेकिन यहाँ अब थोड़ा सा अगर हम आगे बात करें ट्रम्प की पॉलिसीज के हवाले से, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, तो ट्रम्प के आते ही काफी टर्म्स एंड पॉलिसीज में एक तब्दीली आई है। आप ये कह सकते हैं कि मेजर शिफ्ट है। आप क्या समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल में कोई फायदा होगा, इन फ्यूचर में कोई आपको नजर आ सकती है इस हवाले से पॉलिसीज जो लोग हैं वहां पर मौजूद उनके लिए, या फिर मजीद जो नेक्स्ट टेन्योर होगा उनके लिए वहां पर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? पहली बात तो ये है कि आपने मसलन रूस की बात की कि रूस की पॉलिसीज, जी ये सदर ट्रम्प की पुरानी ख्वाहिश है कि किसी तरह रूस जो और यूक्रेन की जंग है रुक जाए, और वो रूस के साथ तजारती और सियासी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि ये मगरिब की हिमायत में है कि वो एशियाई ममालिक खासतौर पर चीन को तरक्की देने के बजाय वो रूस में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, रूस से ताल्लुकात बेहतर बनाएं। कि इस तरह जो सारा जो भी होगा एक खुशहाली का ब्लॉक बनेगा, तो वो जी यूरोप में ही रहेगा और मगरिब में ही रहेगा, उस तरफ नहीं जाएगा। अब वो जो जिस तरह सदर बाइडेन देखते थे पुतिन को दुश्मन के तौर पे, वो उस तरह दुश्मन के तौर पे नहीं देखते। लेकिन अब तक सदर पुतिन की तरफ से कोई ऐसे इकदाम नहीं हुए हैं, नहीं लिए गए हैं, जिससे ये जाहिर हो कि रूस भी उनकी इस फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करता है। तो अभी तक ये बात वाज़ा नहीं है कि वो रूस में की पॉलिसी में कितने कामयाब होंगे। रही है आपकी बात कि इन जनरल जो उनकी उनकी पॉलिसीज हैं पॉपुलिस्ट, यानी अमेरिका में जो एक उनका जो वोटर है, एक लेफ्ट विंग सबर्बन रूरल वोटर है, उसको वो मद्देनजर रख के बहुत सारे फैसले करते हैं, बहुत सारे बयानात आ रहे हैं। लेकिन अभी तो इनकी इंतजामिया के 2 माह ही हुए हैं, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं। शुरू में पहली टर्म में भी उन्होंने ये किया था कि इस तरह के अचानक बहुत सारे इकदाम किए थे, और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता कुछ को विड्रॉ किया था, कुछ को रिफॉर्म किया था। तो असल पॉलिसीज क्या होंगी अभी सही। कहना जिस तरह से आपने वक्त आएगा तो हाँ पता एग्जैक्टली चलेगा। वक्त आएगा तो पता चलेगा। थैंक यू सो मच। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुझे उनकी एक बात बिल्कुल अच्छी लगी, उन्होंने जिस तरह से बात की ना कि अमेरिका जो भी पॉलिसीज बनाता है वो अपने वो सबसे मफाद को पहले देखता अपना है। मफाद देखता है, बिल्कुल। उसके बाद ही पूरी दुनिया ऐसा पाकिस्तान बनाती हाँ है। हम नहीं देखते। हम नहीं देखते, हमें ऐसा लगता है कि शायद वो हमारे मफाद में। बिल्कुल। लेकिन खैर इस मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे थे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। खवातीन वज़ात, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात होगी जो कि इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है। कल पाकिस्तान टीम अपना आखिरी ओडीआई मैच न्यूजीलैंड में खेलेगी। बाबर और रिजवान के होने के बावजूद पाकिस्तान टीम 2 बार ओडीआई हार में भी चुकी है। उनसे नहीं जीत सकी। पहले तो सवाल ये पैदा होता था, नए बच्चे हैं, 4 मैचेस हारे, 1 जीत गए, लेकिन अभी तक हम ओडीआई क्रिकेट में एक मैच भी नहीं जीत सके। और 2022 के बाद की बात कीजिए तो अभी तक मामलात काफ़ी ज़्यादा मुझे ठंडे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा रिजवान की कैप्टनसी हो जाए, फिर पाकिस्तान की बॉलिंग, पाकिस्तान की बैटिंग, इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ बहुत ही बड़ी और तवाना वॉइस मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ खान की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की इन्होंने और बड़े लंबे अरसे तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सैकड़ों विकेट लेने वाले अब्दुल रऊफ खान साहब आज हमारे साथ मौजूद है। रऊफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एग्जैक्टली रऊफ साहब, ये बताइएगा जिस तरह हसनैन ने किया कि हम 2022 के बाद मुसलसल हार रहे हैं, पहले T20 अब वनडे, और कुछ समझ नहीं आ रही, 1, 3, 5 इस तरह के रन सामने आ रहे हैं। क्यों खुशखबरी मिलेगी हमें जिस तरह से हमें मशहद के मैदान में खुशखबरी निकाल दी वज़ीर आज़म साहब ने? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके या शॉर्ट टर्म विजन के साथ आप लोग कोई भी अचीवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी किसी भी सिस्टम में आपकी जड़ें मजबूत नहीं होती, आपकी रूट स्ट्रांग नहीं होती, आप अपना जो ग्रास स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड नहीं करते और वहां पर
कॉम्पिटेंट लोगों को आप अपॉइंट नहीं करते, जिनको 25, 30 या 40 साल का एक्सपीरियंस है, जो सिस्टम को जानते हैं, जो एग्जैक्टली जानते हो कि ये जो बिल्डिंग है ये अब क्यों गिर रही है, इसकी रूट्स पे क्या प्रॉब्लम थी। तो फिर मेरा ख्याल है कि आप सिस्टम को ठीक कर सकते हैं बगैर ग्रास रूट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किए हुए, बगैर अपना फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किए हुए, बगैर अपना एक जो आपका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड किया हुआ, अगर आप ऊपर से इनको पॉलिश करके 1-2 मैचेस जीत भी जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई फायदा हो सकता है लॉन्ग टर्म। तो इसी तरह बाकी जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड्स है दूसरे कंट्रीज के वो चलते हैं। तो हम तो बस उसी तरीके से बस अपना टाइम पास कर रहे हैं। कोई एक चेयरमैन आता है वो कहता है कि 2-4 मैच या एक आध इवेंट जीत के मेरा टाइम पास हो जाए, दूसरा आता है वो भी इसी तरीके से लॉलीपॉप देता कॉम को, तीसरा आता है वो भी इसी तरीके से करता। तो इस तरीके से आगे सिस्टम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान की बाकी स्पोर्ट्स को भी देख चुके हैं पास्ट में, तो उनका भी डिजास्टर इसी तरीके से होगा। आप कबड्डी देख लें, आप एथलेटिक्स देख लें, आप उसके बाद स्क्वाश देख लें, आप हॉकी देख लें, आप ओलंपिक्स में किधर खड़े हैं, तो फिर एक क्रिकेट रह गई थी। मेरा ख्याल है कि आप उसका भी डिजास्टर शुरू हो चुका है। बिल्कुल ऐसी है रहू भाई। अच्छा, दोनों एस्पेक्ट्स में बात की जाए, चेयरमैन जब आते हैं तो उनकी यही कोशिश होती है कि वो अपने लोगों को एडजस्ट करें और किसी ना किसी तरीके से वो कोई मैच जीत जाए। अगर टीम की बात की जाए तो वहां पे भी अपने लोगों को एडजस्ट किया जाता है, और स्पेशली जिस बॉलिंग की बात की जाए जहां पे अब्दुल रऊफ खान सैकड़ों विकेटें लेते थे एक एक सीजन में, लेकिन अब्दुल रऊफ खान आगे नहीं जा सकते थे इस वजह से कि आगे आपके पास बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद होते। लेकिन जब आपको मौका मिला आपने भी परफॉर्म किया। लेकिन अब थोक के हिसाब से रऊफ भाई कैप्स दी जा रही हैं बॉलर्स को भी, लेकिन आपकी बॉलिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक दर्द सर बन चुकी है। ये इस तरफ कोई नहीं सीख रहा, क्योंकि हम सब बैटिंग के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो तो बॉलिंग है। देखिए, इसमें बेसिकली तो एक जनरेशन का गैप आ गया। जो आपकी हमारे लिए जो लेगेसी सेट की थी सरफराज नवाज ने, इमरान खान ने, फजल महमूद साहब ने, वसीम अकरम वगैरह ने, वो अब इस तरह की लेगेसी अब पीछे रह नहीं गई। आप मीडियोकर बॉलर्स हैं पाकिस्तान टीम में, और जब मीडियोकर बॉलर्स आपके इंटरनेशनल क्रिकेट पर टीवी पर खेल रहे होंगे तो फिर जो पूरी जनरेशन है वो भी मीडियोकर ही हो जाती है। वो जो क्लब क्रिकेट में बच्चे हैं वो भी देखते हैं कि उनका रोल मॉडल कौन है जो टीवी पे खेल रहा है। फर्ज किया कि अगर एक जमाने में आपके सादिक मोहम्मद या माजिद खान की ओपनिंग जोड़ी थी, तो उसके बाद कासिम मोहम्मद, रमीज राजा आए, उनके बाद आमिर सैल और सईद अनवर आए, और उसके बाद बाकी आते रहे। तो अभी जो आपके ओपनर्स हैं उनकी 5 रन की 10 रन की एवरेज है। इसी तरह जो आपके बॉलर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट 50 रन से ऊपर है। तो फिर उनकी फिटनेस का लेवल नहीं है, फिर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले हुए। क्योंकि जब जो आपने हमारी बात की है, जिन लोगों से हम इम्प्रेस थे और जिनको देख के हमने क्रिकेट शुरू की थी, उनमें से कोई एक बॉलर मुझे बता दे जिसने 500 या 600 से कम फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हो। तो एक फास्ट बॉलर के लिए 500 मैचेस, 600 मैचेस फर्स्ट क्लास क्रिकेट की खेलना और 800,000 विकेट लेना, वो मेरा ख्याल है कि एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है। अभी आप देखें जो आपके पाकिस्तान टीम में बॉलर्स हैं, किसी के 2 मैच हैं, किसी के 5 मैच हैं, किसी के 3 मैच हैं, उनको पाकिस्तान की टीम कैप दी गई है। और फिर ये मेरा नहीं ख्याल कि बॉलर्स का कसूर है, क्योंकि किसी ने इनको एप्लीकेशन नहीं दी कि मुझे सिलेक्ट करें। आपके पास आपका फर्स्ट का स्ट्रक्चर था, आपको चाहिए था कि वहां पर आप देखते 2-3 सीजन में किसी बॉलर को, अगर वो कंटिन्यू परफॉर्म करता है, किसी की 300-400 विकेटें होती, तो फिर आप उसको पाकिस्तान टीम में लाते, ताकि आपकी एक जनरेशन आगे देखकर उनको इम्प्रेस होती और वो तैयार होती। अब आप इनके तो मेरा नहीं ख्याल किसी एक बॉलर भी पाकिस्तान का ऐसा पाकिस्तान टीम के अंदर जिसके बायोमैकेनिक्स कंप्लीट हो, जिसकी बॉडी कंपोजिशन कंप्लीट हो, जिसके जो मसल मेमोरी हो वो कंप्लीट हो, और जो कंप्लीट फास्ट बॉलर हो। तो ये तो आधे तीतर है, आधे बटेर है, कोई 2 ओवर करता है, कोई 3 ओवर करता है, कोई 1 ओवर का बॉलर है, कोई वनडे का बॉलर है, कोई T20 का बॉलर है। टेस्ट मैच आते हैं तो ये सारे के सारे भाग जाते हैं। आपको वहां पे आखिरकार स्पिन पिचे बना के, पंखे लगा के आपको वहां पर पिचे तैयार करके, डेड पिचेस, और वहां पे इंग्लैंड के खिलाफ आपको एक मैच जीतना पड़ा। तो जब ये हालत होगी तो इसका मतलब है कि इनकम्पिटेंसी पूरे आपके क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है, और जब तक उसको आप रिजॉल्व नहीं करते आप कहीं भी नहीं खड़े हो सकते। बिल्कुल रऊफ साहब, आपने ठीक फरमाया है। बात वही है कि आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, वो हिसाब है पाकिस्तानी टीम का। आप वो तारीफ करते थे रिजवान की, उनकी कप्तानी हम दोनों करते थे। हाँ। ये जब मेरे स्पोर्ट्स शो में आते थे हम दोनों करते थे, क्योंकि उनकी कप्तानी बड़ी इंप्रेसिव थी मुल्तान सुल्तान में। लेकिन अब उनको क्या हो गया है, ये रहू भाई से पूछेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है कि किसी शेल में जा चुके, और मेरी चीज समझ से बाहर है कि जब पाकिस्तान टीम का कोई कैप्टन बनता, नीचे वो निचले लेवल पे अच्छी वाली कैप्टनसी वो कर रहे थे, वो
आपके सामने मुल्तान सुल्तान में उनकी परफॉर्मेंस देखी, आउटस्टैंडिंग थी, अपनी टीम को ऊपर लेकर गए। फिर जितने भी जो जिस चीज की मैं उनको तारीफ करता था, वो जो मैंने उनकी मुल्तान सुल्तान में या डोमेस्टिक लेवल पर उनकी परफॉर्मेंस देखी थी, वो आउटस्टैंडिंग थी। वो इसलिए मुझे आउटस्टैंडिंग लगी कि जब कैप्टन होता है, वो जो आप बंच पर स्ट्रेंथ बैठी होती है, यंग जनरेशन बैठी होती है, उनको साथ लेकर चलता है, जितने भी यूथ होती है आपकी, और उनको डेवलप करता है, डेवलपिंग प्रोसेस में वो साथ देता है और फिर सबको इक्वल चांसेस देता है। तो रिजवान ने जितने भी मुल्तान सुल्तान में यंगस्टर्स बैठे हुए थे, आप देखें कि कराची में जो शान मसूद थे आपके करंट कैप्टन, उन्होंने इरफान मनाज थे और वो जो बाकी जो आपके लड़के थे अंडर 19 वाले 3-4 लड़के, उनको बेंच पे बिठाए रखा, एक मैच भी नहीं खिलाया। और जो 35-40 साल के पुलाड़ या शोएब मलिक या बाकी लोग थे, वो कंटिन्यूसली कराची से खेलते रहे। अब मगर मुल्तान एक ऐसी टीम थी जिसमें रिजवान ने जितने भी यंगस्टर्स थे बेंच पर बैठे हुए, उन सबको साथ लेकर चला, सबको उसने चांस दिए, सबसे रिजल्ट प्रोड्यूस करवाए। तो मुझे ये चीज उसकी अच्छी लगी थी। एक दूसरा, वो एक प्रो एक्टर, पहले कोई भी बैट्समैन आता था तो उसके खिलाफ वो प्लान करते थे, मगर अब जब पाकिस्तान टीम के वो कैप्टन बने तो सडनली वो एकदम ही शेल में चले गए हैं। पता नहीं, या तो उनको ये जो उन पे बहुत ज्यादा ये बात हो रही है, क्रिटिसाइज हो रहा है उनकी लैंग्वेज पे, शायद इसकी वजह से वो शेल में या पीछे चले गए हों, या फिर मे बी कि जो उनकी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस है वो इस काबिल नहीं रही हो, तो इस वजह से उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है। या मे बी एक और चीज ये भी हो सकता है कि जो कोचिंग या लेकिन क्रिटिसाइज अगर हो रहा है तो शायद उसकी मुझे लगता है उसका हल ये है कि आप परफॉर्म करके बिल्कुल दिखाओ। ऐसे ही। लेकिन रऊ भाई एक थोड़ा सा पॉइंट है, जिस तरह गजल कह रही है परफॉर्म करके तो आपकी सारी चीजें ठीक हो सकती है, लेकिन आपने अगर मैच देखा हो ना, कि मुझे मैच देख के लगता है कि कुछ प्लेयर्स को सपोर्ट हो रही है। मतलब जब अबरार होता था, अबरार को सपोर्ट होती थी, लेकिन लास्ट मैच आप देखिए 6 ओवर्स में 14 रन है, एक विकेट है सुफियान मुकीम की, एकदम से उसको हटा दिया और वहीं से आप देखिए कि कहां से कहां चली गई न्यूजीलैंड की टीम। सो मेरा ख्याल है कि वो भी टीम में ग्रुपिंग करना चाहते हैं और अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए कुछ अपना एक कल्ट बनाना चाहते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली बन नहीं रहा और पाकिस्तान की तबाही हो रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये चीज तो डेफिनेट होगी, क्योंकि जब आपके ऊपर जो आपके लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने वाले, जो आपके हेल्म ऑफ अफेयर चला रहे हैं, वो कॉम्पिटेंट नहीं होगी, उनकी ग्रिप नहीं होगी, तो फिर इस तरह की चीजें तो आएंगी। फिर जो आपका प्लेयर्स पावर है वो आपको ब्लैकमेल करेगी, वो इस तरीके की हरबे इस्तेमाल करेंगे, वो अपना ग्रुप लेकर चलेंगे, अपने ग्रुप को सपोर्ट हाँ। करेंगे, और जो अपना ग्रुप है उसके इंटरेस्ट को पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर रखेंगे। यही चीज मैं पहले दिन से कह रहा था कि भाई ये क्रिकेट बोर्ड या इदारे ये इसलिए नहीं होते कि वहां पर आप किसी सियासतदान के किसी चेले को लाके उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें, या आप कोई आपने रिश्वत के तौर पर क्रिकेट बोर्ड को आके फेडरेशन को या ओलंपिक्स को इस्तेमाल करना होता है, तो वहां पे अपना बंदा बिठाएं और उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें। इस तरीके से सिस्टम चलता नहीं है। जब तक उस एसोसिएशन को आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, उस गवर्निंग बोर्ड को आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक आपका सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता। यही पाकिस्तान टीम का हाल है कि जो इंटरेस्ट है, और ये जो इंटरेस्ट जिन लोगों ने इन लोगों को स्ट्रॉन्ग किया ग्रुपिंग करने में, वो भी आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मौजूद है। वो कभी मैनेजर की शक्ल में थे, कभी कोच की शक्ल में थे, कभी कोचिंग एजुकेशन की शक्ल में थे, कभी वो नेशनल अकेडमी में चले जाते थे, कभी वो पाकिस्तान के पीसीबी में चले जाते थे। तो ये लोगों का एक ग्रुप था जिन लोगों ने इन प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग किया। उन्होंने इनके जो रिप्लेसमेंट थी उसको डेवलप होने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का आज ये हाल हो रहा है कि हमारे ये जो ग्रुप है ये स्ट्रांग है, ये अपनी मन मर्जी करता है, ये सबको ब्लैकमेल करता है। अगर आप इसको हटा दें, ये अपने प्लेयर्स हटा देते हैं, मैच हारने शुरू कर देते हैं, फिर आपको उनके पाँव में जाके बैठना पड़ता है। तो इसका जो मेरा ख्याल है कि जो असल चीज इश्यू यही है कि जब तक आपकी ऊपर वाली जो मैनेजमेंट होगी वो कॉम्पिटेंट नहीं होगी, उनका लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप इन चीजों को हैंडल कर ही नहीं सकते। आप मैं आपको एक रैंडम चीज बताता हूँ कि आप मुझे बताएं, बनाए क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, मैं देखता हूँ कि कैसे ये ग्रुपिंग करते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर मैं इनकी ग्रुपिंग और सारी चीजें खत्म कर दूंगा। क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट से बढ़कर कोई बंदा नहीं है, और ना ही क्रिकेट से बढ़ के कोई प्लेयर है। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे, अगर आप न्यूट्रल होकर खेलेंगे, पाकिस्तान को मैच जितवाएंगे, आप यहाँ पे रहेंगे। ना इनको प्लेयर डेवलप करने आते हैं, ना इन्होंने कोई प्लेयर डेवलप किया, ना इनको लोकल लेवल में अंडर 19 क्रिकेट डेवलप करनी आई है, वहां से तो प्लेयर ला के रिप्लेसमेंट इनकी रखें। इन पे ही इन्होंने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट को इनका मरूना मेहनत कर दिया है। तो इस वजह से आपको अब ये सूरत नजर आ रही है कि जो आपको अब बिल्कुल ऐसे ही। रऊफ भाई आपके लिए एक शेर है कि अंदाजे बयां गर्चे कोई शौक नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। क्योंकि रऊफ भाई जब भी बोलते हैं सच बोलते हैं और ये सोचते हैं कि शायद हमारी बातों से पाकिस्तान टीम में कोई फर्क आ जाए। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब्दुल रऊफ खान साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मॉर्निंग शो में मौजूद, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात कर रहे हैं। और उम्मीद है कि अब कल कुछ हो जाए, लेकिन मुझे वैसे उम्मीद भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको एक जबरदस्त शख्सियत से भी मिलवाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। आज जुमा मुबारक है। जिस तरह गज़ल आपको जुमा मुबारक कहती हैं, तो जुमे के दिन हम कोशिश करते हैं कि दीन इस्लाम के ऊपर बात कीजिए और इस्लाम की जो रिसेंट हैपनिंग्स हैं जो कि अभी चल रही हैं उनके ऊपर बात की जाए और या फिर कोई ऐसा टॉपिक हो ना जिससे हमारी रहनुमाई हो सके। बिल्कुल ऐसे है, उसके हवाले से बात कीजिए। शवाल चल रहा है और शवाल के रोज़े कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से बात करेंगे। शवाल में चंद अयाम के रोज़े आपको रखना चाहिए बीइंग ए मुस्लिम। वैसे भी आपकी एक लंबी प्रैक्टिस होती है 30 दिन की, तो आप शवाल के रोज़े भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने देखा अक्सर लोग ना स्टार्ट में एकदम से रख लेते हैं कि 3 दिन ईद के नहीं रखे उसके बाद से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनका आदत पड़ी होती है। इस हवाले से बात करेंगे, इन रोज़ों की फजीलत क्या है, इन तमाम तर चीज़ों को आज कवर करने की हम कोशिश करेंगे। स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर तारिक इजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप लंबे अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ये बताइएगा, जिस तरह से हसनैन ने भी बात की है कि शवाल के रोज़ों को क्या मकसद है, क्या अहमियत है, और जिस तरह से आपको पता है कि रमज़ान में कुछ शरई होती हैं वजूहात, उसमें रोज़े छूट जाते हैं, तो फिर शवाल में रखे जा सकते हैं। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने तो 2 तरह के क्वेश्चंस किए हैं। पहले तो हम ले लेते हैं शवाल के रोज़े। जी हाँ, रमज़ान के रोज़े तो सबके ऊपर फ़र्ज़ हैं, बाकी उसके अलावा साल के बहुत सारे रोज़े हैं जो कि नफली रोज़े कहलाते हैं। एग्जैक्टली। उनमें से ये जो शवाल का महीना है, इसके जो 6 रोज़े हैं ये भी उसी ज़ुमरे के अंदर आते हैं। अच्छा। लेकिन अजर और सवाब बहुत ज़्यादा है। हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है सही मुस्लिम के अंदर, किताब उस्सियाम के अंदर। तो उन्होंने ये रिवायत बयान की है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमदानन सुम्मा अतबाउ सित्तम मिन शव्वालिन कान का सियामिद दहर। जिस किसी ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और रमज़ान के बाद शव्वाल के महीने के 6 रोज़े अगर रख लिए, तो उन 6 रोज़ों का सवाब गोया के पूरे साल के रोज़े रखने के बराबर हमें नसीब होता है। हैं वो नफली रोज़े, इधर पूरे महीने के रोज़े, रमज़ान के एक ही महीने का सवाब। नो डाउट कि वो फ़र्ज़ रोज़े, उनका मर्तबा और मकाम बुलंद है, मगर ये सिर्फ 6 रोज़े अगर कोई इंसान रख ले तो पूरे साल के रोज़ों का सवाब उसको नसीब होता है। अब ये कि वो कब रखने हैं, जैसे हसनैन साहब कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि एक दिन ईद की और अगले दिन ही आप स्टार्ट कर दें। पूरा महीना है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, इकट्ठे भी रखे जा सकते हैं। कोई बिजी है ऑफिस में, उससे नहीं हो सकता, वीकेंड्स पे भी रख सकता है। और जैसे जैसे फुर्सत मिले तो इस महीने के अंदर अगर 6 रोज़ों का अहतमाम हो जाए इस नीयत के साथ कि ये शवाल के 6 रोज़े मैं रख रहा हूँ, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो उसको हुस्न नीयत के साथ पूरे रमज़ान के अलावा पूरे साल के 11 महीनों के रोज़ों का सवाब हमें सिर्फ 6 रोज़े रखने से नसीब हो सकता है। बेशक ऐसी। अच्छा, जो रवायत आपने बताई ये हज़रत आयशा से भी मरवी है कि 6 रोज़े आप रखें तो पूरे साल का सवाब होगा। और ये इन 6 रोज़ों की अहमियत क्या है, क्यों ये 6 रोज़े इतनी ज़्यादा, इनके हवाले से बहुत सारी हदीस मिलती है। जिस तरह एक हदीस आपने बताई, एक हदीस मैंने बताई, क्या वजह है कि ये 6 रोज़े रखने का कहा गया उम्मत को? देखिए, ये एक तो हसनैन साहब ये देखना हमें कि इस्लाम हमें पूरा महीना जो रमज़ान शरीफ का हमें नसीब होता है ना, स्पिरिचुअली हम चार्ज होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर मुसलमान को कितना ही गुनाहगार भी हो तो रमज़ान का महीना जब नसीब होता है तो हम रूहानी तौर पे अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में, दीन पर अमल करने में बहुत हद तक जो है वो ट्रैक पे आ चुके होते हैं। अब यह है कि इसके बाद तो अब अगले 11 महीने तो कहीं पूरे महीने के रोज़े नहीं हैं, मगर मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ रोज़े हमें अता करके तो वही जो स्पिरिट जो रमज़ान की हमें पूरा महीना नसीब होती है वो हमें थोड़े थोड़े रोज़ों की शक्ल में, एक तो यह है कि उसके चूँकि रमज़ान के रोज़ों के ऊपर आपने ज़रूर प्रोग्राम्स किए होंगे, उसके जो रूहानी फ़वाइद हैं, जो उसके फ़िज़िकल हमें बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, तो सेम ये रोज़ों जो है वो जब भी इंसान रोज़ों का एहतमाम करता है तो वो बेनिफिट्स जो है वो हमारे साथ जो है वो ऑल अराउंड जो है वो हमें नसीब होते रहते हैं। इसलिए सारे महीने को तो नहीं, लेकिन जैसे हर महीने के 3 रोज़े जिनको हम अय्याम बीज कहते हैं, हर इस्लामी महीने का जो कैलेंडर है 13, 14 और 15 का इस्लामी महीना है, तो वो 3 रोज़े भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकमेंड किए हैं। अच्छा। और हर रोज़ा जो है वो 10 दिन का सवाब उसका भी नसीब होता है। तो गोया हर महीने में कोई इंसान 3 रोज़ों का एहतमाम कर ले, जिनको अय्याम बीज कहते हैं, रोशनी को कहते हैं, यानी इन दिनों में जो वो चांद खूब रोशन होता है ना, 14वीं का चांद, 13, 14 और 15, ये उसी निस्बत से इनको अय्याम बीज, रोशन दिनों के रोज़े जो है वो कहा गया है, तो उनका भी सवाब पूरे महीने का सवाब है। फिर इसके अलावा देखें, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार का रोज़ा, जुमरात का रोज़ा उसका एहतमाम फरमाते थे और फरमाते थे कि
इन 2 दिनों में हमारे अमाल अल्लाह के हुजूर में पेश होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब मेरा अमल अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो मैं रोजे की हालत के अंदर हूं। तो रोजे, नफली रोजे तो काफी एक्सपैंड करते हैं, इसलिए सिर्फ शवाल का जब महीना आता है तो उसमें से ये जो 6 रोज़ों की फजीलत है वो इस महीने में हमें अता फरमा के कि अगर कोई बिलफर्ज जो है वो अगले महीनों के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो 3 रोज़ों का अय्याम 20 का एहतमाम नहीं भी कर सकता, अगर 6 रोज़ों का भी वो एहतमाम कर ले, गोया उसने पूरे साल के अंदर, यानी ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हमारे लिए एक बड़ा तोहफा है। नफली हैं अगरचे रोज़े, लेकिन नफल के अंदर भी अजर व सवाब के एतबार से हमें अगर पूरे साल के रोज़ों का अगर सवाब मिलता है तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। 6 दिनों के रोज़ों का कोई एहतमाम कर ले तो हमें सारे साल के रोज़ों बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको पता है कि तारिक साहब वो इरशाद भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि और फिर लो इस मुल्क में तुम इन 4 महीनों में, यानी कि शवाल भी उस महीनों में आता है। मुझे ये बताएं, जो मैंने आपसे पहला सवाल किया था कि जो शरई वजूहात की बिना पर रमजान में रोजे छूट जाते हैं, तो इन 6 रोजों के बाद वो रोजे भी रखे जा सकते हैं? जी देखिए मैडम, उनका तो कोई खास फिक्स टाइम नहीं है। अच्छा, जब कज़ा रोजे जो भी हैं रमजान शरीफ के बाद आते हैं तो उनका पूरा साल होता है। सही। वो अलबत्ता ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई साथ ही शवाल के 6 रोजों की भी नियत करे और उन कज़ा रोजों की भी इकट्ठा नहीं हो सकता। इकट्ठा नहीं वो अलग से होंगे। वो किसी के 4 रोजे रह गए हैं शरई उज़र की बुनियाद पर, या जितने भी रोजे रह गए हैं उसको जैसे जैसे सहूलत है आसानी के साथ जो पूरे साल के 11 महीनों के अंदर जो उसकी कज़ा की जा सकती है, उसके लिए कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। बहरहाल ये चूंकि एक शरई जिम्मेदारी है, इसलिए बहैसियत मुसलमान हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम कोशिश करें जल्द अज जल्द उस जिम्मेदारी से भी बरी ज़िम्मा हो जाएं, ताकि हमारे ज़िम्मे जो रोज़े जो हमारी कज़ा में आ गए हैं उनको हम जितना जल्द अदा कर सकें तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है हमारा। अदरवाइज़ शरई तौर पे उसका कोई फ़िक्स नहीं है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद आपने रखने हैं। जो जो इंसान को सहूलत है उसके एतबार से उनकी कज़ा की जा सकती है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, रोज़े की अगर बात की जाए, रमज़ान के रोज़ों में जिस तरह के अहकामात होते हैं, इसी तरह से बाकी रोज़ों में भी उसी तरह के अहकामात को आपने फॉलो करना है? जी देखें, बिल्कुल कुछ तो अहकामात वो हैं जो रोज़े की टाइमिंग है वो सेम उसी तरह से है, बाकी रोज़ों का भी उसी तरह से है। सहर और अफ्तार का वही टाइम पीरियड होगा, और जिस तरह से रमज़ान के रोज़े जिन चीज़ों से टूट जाते हैं, बाकी भी रोज़ा, नफली रोज़ा भी उसी तरह से टूट जाएगा। मगर इतना फ़र्क इधर ये है कि अगर रमज़ान में किसी ने रोज़ा रखा और जानबूझकर बगैर किसी रीज़न के शरई वजह के अगर उसने तोड़ दिया, उसके लिए जो कंपनसेशन है वो उसकी कज़ा भी होगी और साथ उसका कफ़ारा भी होगा। कफ़ारा के लिए जो हमें हुक्म दिया गया है वो है 60 मिस्कीनों को खाना खिला, 60 रोज़ों के मुसलसल, 60 दिनों के मुसलसल रोज़े रखना, और साथ वो कज़ा भी रखना 61 हो जाएंगे जो उसने तोड़ा था। और इसके अलावा अगर वो नहीं कर सकता तो फिर उसके अलावा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। ज़रूरी नहीं अगर 60 नहीं मिलते तो आप जो 30 को भी खिला सकते हैं, 1 को भी खिला सकते हैं। हाँ, क्वांटिटी वही होगी जो 60 के लिए है, यानी 2 वक्त का खाना, सुबह का भी और शाम का भी। तो उसमें फुक़हा ने यह बयान फरमाया कि अगर 2 वक्त के खाने को पेट भर के जो खाना खिलाने का जो मसला है उसमें अगर आपको मिस्कीन नहीं भी कोई मिलता, खाना खिलाने के लिए एहतमाम नहीं कर सकते, तो आप जो वो 2 किलो जो गंदम है या आटा है उसकी जो प्राइस है वो आप जो है वो निकाल लें। तो आजकल तकरीबन मेरा ख्याल है 250 रुपये जो है वो 125 या 130 के लगभग 1 kg है आटा या गंदम जो है। फिर उसमें यह है कि जो इंसान जिस तरह का आटा या गंदम इस्तेमाल करता है, कुछ लोग हैं सरकारी गंदम इस्तेमाल करते हैं, कुछ चक्की का आटा है, तो जो बंदा जो खाना इस्तेमाल करता है उसकी अमाउंट जो है उसको जो किसी एक मिस्कीन को भी दे सकता है, खाना भी खिला सकता है, उसको राशन भी लेके दे सकता है, कोई अनाज भी लेके दे सकता है, कोई भी उसकी ज़रूरत की चीज़ है वो भी दे सकते हैं, और अगर कैश में भी देना चाहे तो ये कफ़ारे के तौर पर उसमें दे सकते हैं। लेकिन रमज़ान के अलावा जिन रोज़ों को आपने जिक्र किया वहाँ पे अगर वो, चूँकि ये नफली रोज़े हैं, अगर उससे टूट जाता है तो टूटने के बाद जो उसका कफ़ारा नहीं है कज़ा लाजिम हो जाएगी। कज़ा लाजिम, उसका कज़ा एक रोज़ा होगा, वो कभी भी, क्योंकि नफली रोज़ा उसके लिए ऑप्शनल था तो उसने खुद अपनी चॉइस से रखा। अब अगर टूट गया है बगैर किसी वजह के तो वो कंपल्सरी हो जाएगा। जैसे बिल्कुल इसी तरह से जैसे नफली इतिकाफ अगर हम करते हैं, नियत करते हैं या मन्नत के रोज़े मानते हैं, तो उस वक्त वो टूट जाए तो फिर टूटने के बाद वो वाजिब हो जाए। तारिक साहब, मुझे आखिर में बस मुख्तसर सा ये बताइएगा, जब अरब में इस्लाम से पहले शवाल के महीने में शादियों को ममनू समझा जाता था, नहीं करते थे लोग, क्या ये ख्याल गलत है? क्योंकि अब तो लोग करते हैं। जी जी नहीं, देखिए उसमें तो कोई भी ऐसा शरी नुक्ता तो रमजान में भी करनी चाहिए वो ममानियत, लेकिन रमजान में भी लोग रमजान में हो। जी हाँ बिल्कुल, चूंकि हम जो है वो रमजान में बाकी दीनी फराइज में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, लोगों की ज़्यादा तवज्जो रुझान जो है वो रोज़ों की तरफ, इबादत की तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए
नहीं सकते करते। तो अदरवाइज शवाल हो या साल का कोई भी महीना हो उसमें जो है वो शादी के लिए कोई भी ऐसी ममानियत नहीं है जो भी शरीय तकाज़े में थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस ख़वातीन व हज़रात। प्रोफेसर डॉक्टर तारिक इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि शव्वाल के रोज़ों के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे साथ एक बड़ी स्पेशल शख्सियत मौजूद है इस शो में। जब भी हम ख़वातीन की बात करते हैं तो ख़वातीन जब भी मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जिस तरह गज़ल हैं बहुत मल्टीटास्किंग हैं, आपने इनको न्यूज़ में भी देखा और बहुत सारे कामों में देखा। इस तरह ख़वातीन हैं मल्टीटास्किंग होती हैं और हम उनको एक शोबे की ब्रिलियंस की वजह से, एक्सीलेंस की वजह से बुलाते हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ बैठती है तो हमें पता चलता है वो बहुत कुछ कर रही है। मज़ीद बातें आ रही होती हैं। एग्जैक्टली। सना नबील साहिबा मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में लिखी हैं अभी जब इन्होंने बताई हैं। एक तो ये पर्सनल ट्रेनर हैं, उसके साथ साथ सर्टिफाइड और उसके साथ साथ ये पावर लिफ्टिंग भी करती हैं, किक बॉक्सिंग में भी हैं और फिर फिटनेस ट्रेनर भी हैं। लेकिन आज हमने जिस खेल के लिए इनको बुलाया वो है पावर लिफ्टिंग का, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी इन्होंने फाइट्स में हिस्सा लिया और वहाँ पे जाके पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम भी सर बुलंद। बिल्कुल। और इसके साथ आप ये बताना भूल गए कि वो दो बड़ी बड़ी बच्चियों की माँ भी हैं इसके साथ साथ। सना नबील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप आई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you for having me. Thank you for थैंक having यू। ये सबसे पहले बताएं कि व्हाट योर अर्ली लाइफ वाज लाइक एंड हाउ यू गोट इनटू दिस, किस तरह से आपको शौक पैदा हुआ? नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं कभी भी मेरा वो एथलेटिक माइंडसेट था ही नहीं। मैं बस जैसे बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, मेरे जो फादर हैं वो एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। सो बस उसी तरह बचपन में बड़े होते गए, स्कूल कॉलेजेस में डिफरेंट, एंड आई गॉट मैरिड रियली यंग, बहुत यंग थी जब मेरी शादी हो गई, क्योंकि आई वाज 20। अच्छा। सो पढ़ने लिखने का कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, बट येस मुझे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट था स्कूल कॉलेज में, दैट्स अबाउट इट। बट उसके बाद फिर बच्चे हो गए एंड आई नेवर थॉट कि मैं इस स्टेज पे पहुंचूंगी। बट वो स्टार्ट इस तरीके से हुआ कि जब बच्चे हुए, आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, बहुत मोटी हो गई। फिर वो वेट उतारने के चक्कर में जिम देखा और फिर वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई और फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, मतलब इसको एक प्रोफेशन के तौर पे भी आगे लिया जा सकता है, क्योंकि उसने मेरी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव किया और एंड देन इट वाज नेवर लुकिंग बैक। और ये बताइएगा कि पावर लिफ्टिंग का इंतखाब क्यों किया? वो जिम जाने की वजह से? हाँ, पावर लिफ्टिंग का इंतखाब इस तरह से किया, जब जिम जाना शुरू किया तब तो मैं अपना वेट लॉस और ये सारी चीज़ें कर रही थी, लेकिन जब प्रोफेशनली जब सर्टिफिकेशंस की, पर्सनल ट्रेनिंग की और एज अ कोच जब मैं वहाँ जाना शुरू हुई तो मैं डिफरेंट बॉयज़ को ना हैवी लिफ्ट करते हुए देखती थी। अच्छा। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था और बहुत अट्रैक्ट करता था कि यार मुझे भी करना है। सो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद डिफरेंट कोचेज, ऑनलाइन कोचेज, उनसे फिर मैंने ये सीखना शुरू किया। वो सीखते 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 फिर compete करना शुरू किया। आपने खुद भी ट्रेनिंग की सबसे पहले और अभी करवाती भी? पहले खुद ट्रेनिंग की है, compete किया है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जी 5-6 दफा compete किया है। उसके बाद फिर इंटरनेशनली compete किया लास्ट ईयर। आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। तो आपकी क्या रूटीन होती थी ट्रेनिंग जब आप करती थी तो? हाँ, सो फॉर अ पावर लिफ्टर इट इज बेसिकली इट इज अ स्ट्रेंथ स्पोर्ट, ठीक है ना। तो इस जो फोकस करती है आपके 3 मेन लिफ्ट्स के ऊपर, इट्स द स्क्वाट, द बेंच प्रेस एंड द डेडलिफ्ट। सो स्क्वाट आपको अपने ऊपर वजन रख के नीचे से ऊपर उठना है, एंड बेंच प्रेस जो आपको वजन उठाना है, पुश करना है, और उसके अलावा आप डेड वेट नीचे से जमीन से उठाते हैं। या सो ये 3 लिफ्ट्स होते हैं और इसका जो एथलीट का गोल होता है फॉर पावर लिफ्टिंग, इट्स कि आपको अपना हैवीएस्ट उठाना है वेट, आपका 1 RM, आपका 1 रेप मैक्स, जितना आप हैवी उठा सकते हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन करते हैं। अच्छा। उसके अकॉर्डिंगली प्रेप होती है। सो आई वाज वर्किंग विद डिफरेंट कोचेस जिन्होंने मुझे फिर प्रॉपर प्रोग्रामिंग के साथ सिखाया ये सब कुछ, और उसकी टेक्निक्स वो फॉलो करते 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 फिर हम कंपटीशन के लिए तैयार होते थे। जी। अच्छा सना, ये बताइएगा कि आपने जिस तरह पावर लिफ्टिंग की बात की, तो पावर लिफ्टिंग क्या आप पर्सनल कैपेसिटी में करती है? हमारी कोई फेडरेशन कुछ है इस तरह की? देखिए, मैंने शुरू तो पर्सनल कैपेसिटी से ही किया था, ठीक है ना।
डेफिनेटली पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है हमारी पाकिस्तान की, जैसे बाकी डिफरेंट स्पोर्ट्स की है, बॉडी बिल्डिंग की है, MMA की है, उसी तरह से पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग फेडरेशन भी है। तो जब मुझे जाना था इंटरनेशनली compete करने, तो मुझे पाकिस्तान PPLF वालों ने नॉमिनेट किया था। सो दे नॉमिनेटेड मी, क्योंकि उनकी नॉमिनेशन के बगैर मैं बाहर रिप्रेजेंट नहीं कर सकती थी। सो दे नॉमिनेटेड मी, मेरी नॉमिनेशन बाहर गई, मेरा अप्रूवल हुआ, फिर मैंने तैयारी शुरू की और उस तरीके से फिर मैं अपनी टीम के साथ गई। हम 3 खवातीन थी टोटल पाकिस्तान से, जो कि इंटरनेशनली गई थी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने। तो सना, इस सारी सूरत हाल में इन सब चीजों के साथ आपका एक डाइट प्लान भी होगा? बिल्कुल, आपने उसको भी डाइट प्लान। अच्छा, डाइट प्लान, क्योंकि एक पावर लिफ्टर की डाइट और एक फिटनेस कोच की या फिटनेस मॉडल की डाइट अलग होती है। वो बहुत ज्यादा एस्थेटिक्स के ऊपर फोकस करते हैं कि आपको बहुत लीन लगना है, बहुत कम खाना है, या ऐसे प्रॉपरली खाना है, लाइक कार्ब्स को बहुत कट डाउन करना है, रोटी चावल कम खाने। सो पावर लिफ्टिंग में इट्स मोर अबाउट हाउ यू लिफ्ट हैवी, ठीक है ना? ठीक है। So, उसके अकॉर्डिंगली खाना पड़ता है आपको। अच्छा प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स आपने लेने हैं, फैट्स भी लेने हैं, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे करने हैं, आपके जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। सो या इसके हिसाब से होता है। और इसमें पावर लिफ्टिंग में थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि आप कुछ ज्यादा खा सकते हैं, ज्यादा खा भी सकते हैं, ज्यादा थोड़ा सा खा भी सकते हैं। 9-10 सगीर बट की मिसाल दी थी तो वो जब आए थे जी तो वो हमें लगता था कि ये पहलवानी है। अच्छा, मुझे आखिर में ये बताइएगा कि जैसे आपने खाने पीने का जिक्र किया, साथ में मुझे प्रैक्टिस के हवाले से बताइएगा कि प्रैक्टिस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पावर लिफ्टिंग में? बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें अपने पूरे प्रोग्रामिंग के उस पे, आपका एक जो ब्लॉक आपने आपके कोच ने आपको रेडी करके दिया, सेट करके दिया, अगर आप वो पूरा ब्लॉक कंप्लीट नहीं करते तो आप उस हिसाब से ट्रेन नहीं हो सकते, आपका वो ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं आता उस 1 RM का जो आपने जिसकी तैयारी करनी है, जो आपने अपना 1 रेप मैक्स अचीव करना है। सो उसके लिए आपको एटलीस्ट मिनिमम 2 to 3 मंथ्स आपको ट्रेन करना पड़ता है। या और इंटरनेशनली कुछ गोल हैं? हाँ, मैं अभी यही पूछने वाली थी। अच्छा, मैं ये कह रहा था अगर गजल इजाजत दे दे, क्योंकि इन्होंने क्लोज करना था। इंटरनेशनली गोल्स तो डेफिनेटली हैं, बट पावर लिफ्टिंग एक ऐसी स्पोर्ट है, आई नॉट लाई, इट्स वेरी रिस्की, यू नो। आपको कुछ ना कुछ इंजरीज निकल आती है, यू नो, और इट इज सो टैक्सिंग ऑन योर बॉडी एंड योर माइंड। लाइक आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपने वजन ज्यादा उठाना है, आपके दिमाग के ऊपर भी बहुत एक प्रेशर होता है कि ओ माय गॉड, कि मैं ये उठा सकती हूँ कि नहीं उठा सकती हूँ, क्या ये मैं कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। सो लेकिन जब आप कर लेती हैं तो फिर एक अलग खुशी होती है। इंशाल्लाह आप करेंगे। थैंक यू सो मच कमिंग एंड जॉइनिंग अस, बड़ा मजा आया। एग्जैक्टली, बहुत मजा आया आपसे। फिर भी गुफ्तगू होती रहेगी, आपको बुलाते रहेंगे। थैंक यू। क्योंकि अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मुझे हसनैन को इजाजत दीजिए मंडे तक के लिए। अल्लाह हाफिज।